12वीं वाले मेरे बच्चों, आज बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, और चैप्टर है इंडिगो। इंडिगो को हिंदी में कहते हैं नील। तो आप ये सोचोगे कि सर ये इंडिगो या नील का चैप्टर इंग्लिश में क्या कर रहा है? ये तो हिस्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतिहास की बातें हैं और इसमें गांधी जी से रिलेटेड कहानी है। तो ये इंग्लिश में क्या कर रहा है? तो मैं बता दूं, भले ही आपको ये देखने में हिस्ट्री जैसा लग रहा हो, लेकिन है ये इंग्लिश का पार्ट और इंग्लिश का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, और ये एक एक्सर्प्ट है एक बहुत बड़े बुक का, जो ये महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है। तो उसी बड़े से बुक से, जिसे लुइस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था, उसमें से एक छोटा सा ये वक्तव्य लिया गया है इंडिगो के बारे में। तो बात करेंगे आज हम इसके बारे में। पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये बिहार के चंपारण से संबंधित है, जहां पे मोटे मोटे तरीके से बताऊं तो तिनकठिया प्रणाली था। तिनकठिया प्रणाली क्या है, इसको हम देखेंगे। तो तिनकठिया प्रणाली के बारे में ही है, इसमें शुरू करेंगे इंडिगो के बारे में। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो ये जो स्टोरी है, ये महात्मा गांधी जी के लौटने के बाद शुरू होता है। हम सबको पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे, और उसके बाद वो 1916 में उन्हें एक बार अवसर मिला, बिहार से निमंत्रण मिला बिहार जाने के बारे में, और एक पहली समस्या का समाधान करने के लिए। यानी कि ये जो वो समस्या है, ना केवल महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी की। तो दिस इज द प्लेस वेयर ही गो फर्स्ट, एंड दैट वाज चंपारण इटसेल्फ इन बिहार। तो शुरू करेंगे इस चैप्टर को। गांधी केम फॉरवर्ड टू हेल्प पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। चंपारण के बहुत सारे ऐसे किसान थे जो बहुत गरीब थे। किसान तो अमूमन पूरे भारत के गरीब थे, लेकिन यहाँ के किसानों पे कुछ विशेष अत्याचार हो रहा था। क्या वो था अत्याचार, जानेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि वहां पे अंग्रेजों ने बड़े बड़े स्टेट्स को बांट रखा था, रियासतों को, और इन बड़े बड़े स्टेट्स के रियासतों के मालिक अंग्रेज स्वयं थे, इंग्लिशमैन्स थे। और जो वर्कर थे, जो श्रमिक थे, वो ग्रामीण किसान थे, भारतीय ग्रामीण किसान थे। इन बड़े बड़े स्टेट्स के मालिक कौन थे? ब्रिटिशर्स, इंग्लिशमैन। और इन बड़े बड़े रियासतों को बांट रखा था, और इन स्टेट्स पे कामगारों की तरह, श्रमिकों की तरह भारतीय किसानों को काम करना पड़ता था। आगे समझेंगे। इंडिगो जो है, नील जो एक कमर्शियल क्रॉप्स है। आज तो खैर इसकी थोड़ी वैल्यू कम है, लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा था। तब जब सिंथेटिक नील की खोज नहीं हुई थी, कपड़ों की रंगाई के लिए ब्रिटिशर्स इसी का इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड थे, और वो लैंडलॉर्ड होने के नाते, जमीनों के मालिक होने के नाते, वो गरीब किसानों को मजबूर करते थे कि वो नील की खेती करें। मैं यहां बताता चलूं कि नील की खेती बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। बताऊंगा कैसे। पहले आप जान लेते हैं कि किसानों से क्या उनका एग्रीमेंट था। तो किसानों से एग्रीमेंट था कि वो अपनी जमीन पर कम से कम 15% खेती करेंगे नील की, इंडिगो की। और ये सारा का सारा 15% नील उठा करके, ये जो किराएदार होंगे या श्रमिक या किसान होंगे, ये उठा करके पूरा का पूरा नील अंग्रेजों को एज अ टैक्स के रूप में दे देंगे। तो इसी को कहते हैं तिनकठिया प्रणाली। 15%, 15% किसका? 100 का। तो जब आप निकालोगे 15%, तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। 5 या 15 और 20, तो हो गया ना तिनकठिया प्रणाली। इसी को मेरे बच्चों तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। यानी कि 20 कट्ठा पे अगर आप नील उगा रहे हो, तो 20 कट्ठा पे अगर आप फसल उगा रहे हो, तो कम से कम 3 कट्ठा पे नील उगाओगे। समझ गए बात को? 20 कट्ठा, मान लो एक किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है या 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघे पे अगर वो खेती कर रहा है तो ठीक है, 17 बीघा पे तुम कुछ भी उगा लो, लेकिन कम से कम 3 बीघा जमीन पे या 3 कट्ठा जमीन पे आपको नील उगाना होगा। और ये पूरा का पूरा नील कौन लेगा? ब्रिटिशर्स।
अंग्रेज अधिकारी ले लेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि नील की खेती मृदा अपरदन के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है, सोइल इरोजन के लिए। अगर एक बार आपने किसी जमीन पर इंडिगो की खेती कर दी ना, कंटिन्यू अगर आप 2-3 बार कर दो, उसकी सोइल फर्टिलिटी खत्म। और अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिशर्स भारतीय किसानों को मजबूर करते थे कि वो जानबूझ करके इंडिगो की खेती करें। तो कहीं ना कहीं जमीनों की उर्वरता लगातार कम हो रही थी और कहीं ना कहीं उनकी जमीनें लगातार बंजर होती जा रही थी। सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। मीनवाइल जर्मनी स्टार्ट्स डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो। तभी जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? सिंथेटिक इंडिगो की। ये तो नेचुरल वाला मैंने आपको बताया, जो प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, ये सिंथेटिक नील है जो जर्मनी में खोज की गई। तो जर्मनी में जो नील की खोज हुई, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी इससे अवगत हो गए, वो भी इससे अवेयर हो गए। अवेयर होने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ना अब भारतीय नील की जरूरत नहीं रह गई। अब उन्होंने कहा कि कौन भारत से नील ला करके उसको रेडीमेड जो है कि तैयार करे और फिर इतना खर्चा उठाए। तो उन्होंने केमिकल तरीके से, सिंथेटिक तरीके से नील बनाना शुरू कर दिया, जो कि और सस्ता पड़ता था। ये तब तक तो सही था जब तक ये सिंथेटिक नील की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब सिंथेटिक नील की खोज हो गई तो ब्रिटिशर्स दे वर वेरी प्रूडेंट। उन्होंने कंपैरिजन करा दोनों की कीमतों में, देखा कि ये वाला नील हमें महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने भारतीय किसानों से कहा कि भैया हमें नील नहीं चाहिए। अब हुआ क्या, उन्होंने तो नील लेने से मना कर दिया, दे डू नॉट रिक्वायर इंडिगो। लेकिन अब ठीक है, तुम्हें नील नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन वो जो 15% लगान ले रहे थे ना, वो 15% लगान भी माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे नहीं, मैं 15% तो लगान लूंगा ही लूंगा, चाहे तुम इंडिगो उगाओ या ना उगाओ, या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे 15% लगान चाहिए। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, चित्त भी उनकी और पट भी उनकी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पार्ट 2 का। अब यहां पे क्या होगा, व्हाट विल द सिचुएशन कम्स एंड व्हाट विल अनफोल्ड। तो सबसे पहले देखते हैं राजकुमार शुक्ला। ये वही व्यक्ति हैं जो गांधी जी से मिलने जाते हैं। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी भाषण दे रहे होते हैं और बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं, जहां पे बाकी लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, अमीरों के पक्ष में, इसके पक्ष में, उसके पक्ष में, गांधी जी खड़े होकर के गरीबों के बारे में बात करते हैं, मजदूरों के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आज ये जो भारत का हालात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम अमीरों की वजह से, जहां पे हम अमीरों ने गरीबों का ध्यान देना बंद कर दिया है। तो ये सब बातें शुक्ला जी सुनते हैं, और पहले से भी उन्हें गांधी जी के बारे में पता था, तो वो गांधी जी को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और कहते हैं गांधी जी एक बार आप चंपारण चलिए मेरे साथ, ऐसी ऐसी समस्या है। ठीक है, गांधी जी रीच पटना। गांधी जी पटना पहुंचते हैं और विश्वास मानो पटना स्टेशन पे तांता लग जाता है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं गांधी जी को देखने, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई उनके पैर छू रहा है, कोई पैसा दे रहा है, बिल्कुल पूरा स्टेशन भरा हुआ। आगे चल करके गांधी जी शुक्ला जी रिसीव करने आते हैं, और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कुछ दिन के लिए गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के वहां रुकते हैं, क्योंकि गांधी जी साधारण कपड़े पहनते थे। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो प्रसाद जी के घर पे नौकर चाकर थे, वो जब गांधी जी को शुरू शुरू में नहीं पहचानते थे, तो वो भी ये सोच रहे थे कि ये कोई गरीब किसान है, उनके वस्त्रों को देख करके, है ना। गांधी जी पता है ना साधारण वस्त्र पहनते थे। जब वो चार्ल्स पंचम के पास गए थे, तो चार्ल्स पंचम ने पूछा था गांधी जी से कि गांधी तुम्हारे कपड़े कहाँ गए। तो गांधी जी ने कहा, महाराज, योर मैजेस्टी, मेरी तो छोड़ो, मेरे कपड़ों की बात छोड़ो, मेरे समस्त भारतवासियों के कपड़े आपने चुरा लिए। चार्ल्स पंचम से ये गांधी जी ने कहा था। 56 इंच का छाती गांधी जी का था। ठीक है, तो गांधी जी को वहां के नौकरों ने ये समझ लिया कि भैया गांधी जी कोई गरीब किसान है, पहली बार देखे थे, अवगत नहीं थे गांधी जी से, है ना। खैर कोई नहीं, आगे का चलते हैं। When गांधी रीच्ड चंपारण, जब गांधी जी चंपारण पहुंचते तो बहुत सारे लोग, वकील सब देखने आ जाते गांधी जी को, और कुछ वकील ये भी चर्चा कर रहे होते कि इतना महंगा वकील बुला लिया विदेश से, बताओ ये गरीब किसान इसका फीस दे पाएंगे। इस तरीके की बातें चल रही होती है। कुछ किसान देखने आ रहे होते, गरीब देखने आ रहे होते, वहां के वकील भी देखने आ रहे होते। गांधी जी उनकी निंदा करते, कहते अगर तुम लोगों ने इन गरीब लोगों का ध्यान रखा होता तो आज ये हालात नहीं होता।
ये जो हालात है, गरीबों का शोषण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने बड़े बड़े वकालत के फीस लेने के बारे में सोचा और कोई भी केस और मुकदमा नहीं लड़ा। आज अगर लड़े होते तो ये हालात नहीं होता। खैर आगे चलते हैं। ही मैनेज टू गेट जस्टिस, गांधी जी न्याय दिलवा पाने में सफल हो जाते हैं वर्षों के अथक प्रयास के बाद, वर्षों के अथक प्रयास के बाद। एंड फाइट फॉर द पीजेंट्स, और किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए लड़ते हैं और जीत उनकी होती है। ही ऑल्सो अरेंज, इतना ही नहीं, गांधी जी एक समाज सेवक थे, नेता से कहीं ज्यादा वो समाज सेवक थे। इसीलिए गांधी जी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, और गांधी जी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइजीन, स्वच्छता, है ना। तो इन चीजों की व्यवस्था भी करते हैं और किसानों को, गरीबों को इस ओर आगे अग्रसर होने के लिए कहते हैं। सो फाइनली ही टाउट देम अ लेसन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, इसीलिए गांधी जी उन्हें एक पाठ सिखाते हैं स्वयं आत्मनिर्भर होने का और स्वयं के लिए सफिशिएंट होने का, स्वयं के लिए पर्याप्त होने का और स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखने का। तो मेरे बच्चों, बारी वालों, आप भी कॉन्फिडेंस रखो स्वयं पर, बाद बाकी तो मैं हूं ही आपके साथ। मिलते हैं एक और अच्छे चैप्टर में।